गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कुछ लोग हैं या नहीं हैं? हैं, अच्छा। मैंने एक कल चर्चा किया था 65th बीपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के संदर्भ में मैंने चर्चा किया था। तो वहां पे मैंने बताया था कि इस एग्जामिनेशन के लिए हम सीमित रूप में कौन कौन सा टॉपिक करें कि हर हाल में जो 3 प्रश्न लिखना होता है हिस्ट्री से हम उसे लिख सकें, जिसमें मैंने आर्ट की बात की थी और आर्ट में 3 आर्ट की बात मुख्य रूप से किया था। एक मॉडर्न आर्ट, दूसरा पाल कला और तीसरा पटना कदम शैली। साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा किया था कि इस तीनों आर्ट से रिलेटेड हर मतलब कि टॉपिक को हम लोग पूरा करेंगे और तब हम लोग देखेंगे क्या रिवोल्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री में। और रिवोल्ट में मुख्य रूप से हम लोग करेंगे जनजातीय विद्रोह को, मुंडा विद्रोह को और संथाल विद्रोह को। ओवरऑल जनजातीय विद्रोह एक सेपरेट टॉपिक बनेगा जिसमें हम लोग उत्तरदायी फैक्टर को पढ़ेंगे, उत्तरदायी परिस्थितियों को पढ़ेंगे और उसके इम्पैक्ट को पढ़ेंगे, नेचर को पढ़ेंगे, लिमिटेशन को पढ़ेंगे। और तब मैंने बात किया था कि 1857 का रिवोल्ट भी करना जरूरी है, चूंकि लगभग हर साल क्वेश्चन वहां से होता ही है। और तब आगे मॉडर्न में हम लोग एजुकेशन को करेंगे और तब गांधीवाद और गांधी से संबंधित तमाम आंदोलन को, चाहे वो चंपारण हो, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें एक टॉपिक को और भी ऐड करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो आपका है 20वीं सदी का किसान आंदोलन। 20वीं सदी का किसान आंदोलन, उत्तरदायी परिस्थितियां, किसान आंदोलन के प्रभाव क्या पड़े इसके बारे में, और स्वामी सदानंद सरस्वती की भूमिका को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, मौर्य कला को। टॉपिक दीजिएगा मौर्य कला। और मैंने बताया था कि मौर्य कला के से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न यहां पे बन सकते हैं। और जब हम मॉडर्न आर्ट को पढ़ेंगे तो मॉडर्न आर्ट के फीचर को भी पढ़ेंगे, मॉडर्न आर्ट के नेचर को भी पढ़ेंगे, मौर्य कला के प्रभाव को भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस को भी पढ़ेंगे, मौर्य कला के लिमिटेशन को भी देखेंगे और क्या मौर्य कला विदेशी कला की अनुकृति थी, इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। सबसे पहले तो इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमें मौर्य कला में पहला टॉपिक बनता है विशेषता, फीचर्स, मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। जैसे पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, तो अगर हम मौर्य कला की विशेषता की बात करेंगे तो हम किस किस मुद्दे की बात करेंगे, फीचर्स में किस मुद्दे की बात करेंगे, एक चीज गौर करके देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि मौर्य कला के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, जो मौर्य कालीन आर्टिस्टिक नमूने मिलते हैं, उस आर्टिस्टिक नमूने के शैलीगत फीचर्स क्या है, इसको सबसे पहले ओवरऑल यानी कि संपूर्णता के साथ नोटिस करने की जरूरत है कि हम किस फीचर्स की बात सबसे पहले करें। और इस फीचर्स के बारे में अगर हम बताते हैं तो ये बताने का हमारे पास आधार क्या है, बेस क्या है, ये बहुत जरूरी है। जैसे आज आप पढ़ते हैं या देखते हैं कि भाई पाटलिपुत्रा के कुम्भराज से मौर्य राजप्रसाद का प्रमाण मिला, लेकिन जो मौर्य राजप्रसाद का प्रमाण एक्सकेवेशन के आधार पर हमारे पास जो उपलब्ध है वो खंडहर के रूप में मौजूद है, अपनी पूर्णता के साथ मौजूद नहीं है। जो भी लिटरेरी स्रोत, साहित्यिक स्रोत मौर्य राजप्रसाद का वर्णन करता है या पाटलिपुत्रा नगर निर्माण योजना का वर्णन करता है, वो भी सीमित रूप से उसके प्रेजेंटेशन के बारे में लिखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मौर्य नगर के, पाटलिपुत्रा नगर के बारे में चर्चा मेगास्थनीज भी करता है, पाटलिपुत्रा नगर के बारे में चर्चा एरियन भी करता है, नगर के बारे में चर्चा कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है। लेकिन बहुत विस्तृत रूप में कोई शिल्पगत विशेषता के बारे में चर्चा नहीं है, उसकी विशालता की चर्चा है।
रॉ मटेरियल की चर्चा है, किस रॉ मटेरियल के द्वारा निर्मित था, यानी जो हमारे पास लिटरेरी स्रोत उपलब्ध है, चाहे वो मेगास्थनीज के इंडिका हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, या फिर मेगास्थनीज के विवरण के आधार पे एरियन, स्ट्रेबो जो अपना विवरण प्रस्तुत करता है, वे सभी के सभी इतिहासकार पाटलिपुत्रा नगर नियोजन के बारे में जब चर्चा करते हैं तो नगर की अवस्थिति गंगा और सोन के किनारे था, इसके बारे में चर्चा करते हैं, या नगर एक किलेबंद दुर्ग के अंतर्गत था, इसके बारे में चर्चा करते हैं, या यह चर्चा करते हैं कि शुरुआती दौर में जो नगर का निर्माण हुआ था उसकी घेराबंदी थी, उसमें काष्ठ परंपरा, मिट्टी की परंपरा, बांसों की परंपरा का निर्वहन हुआ था, यानी वो काष्ठ निर्मित हुआ करता था, लकड़ी के द्वारा बना हुआ, मिट्टी के द्वारा बना हुआ था। फाहियान भारत यात्रा करता है गुप्त काल में। फाहियान भी अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्रा के राजप्रसाद के बारे में चर्चा करता है। चाइनीज यात्री हुएन सॉन्ग भी पाटलिपुत्रा के राजप्रसाद के बारे में चर्चा करता है। तो वो भी राजप्रसाद के खंडहर के आधार पर उसकी भव्यता का जिक्र करता है कि खंडहर को देखकर लगता है कि राजप्रसाद काफी भव्य रहा होगा, इसका निर्माण सामान्य मानवों ने नहीं किया होगा बल्कि जिन्नातों ने करवाया होगा, ऐसी चर्चा करता है। मतलब स्पष्ट है कि जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है वो या तो खंडहर के रूप में है, या जो सोर्सेज अवेलेबल है वो साहित्यिक स्रोत में जिस रूप में वर्णन हुआ है, सामान्य तौर पे हमारे पास वही जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर हम नगर के बारे में या राजप्रसाद के बारे में क्या करते हैं, सीमित जानकारी ही दे पाते हैं, संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, आपने यह भी सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की संबद्धता जैन धर्म से थी, और बाद के दौर में हम देखते हैं अशोक की संबद्धता किससे हुई, बौद्ध धर्म से हुई। जब अशोक बौद्ध धर्म से संबद्ध हुआ तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की उसने कोशिश की। बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक निर्माण की परंपरा को भी उसने क्या किया, आगे बढ़ाया। बौद्ध विहारों के निर्माण करवाए, कई बौद्ध स्तूपों के निर्माण करवाए। बौद्ध लिटरेचर महावंश को अगर हम देखें तो वो जिक्र करता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप और विहार के निर्माण करवाए, 84,000 स्तूप और 84,000 विहार के निर्माण करवाए। यद्यपि यह परंपरा अतिरंजित है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन फिर भी आप इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ ढेर सारे स्तूप विहार के निर्माण करवाए। आप सांची के स्तूप की बात कर सकते हैं, राजगृह के स्तूप की बात कर सकते हैं, सारनाथ के स्तूप की बात कर सकते हैं, तक्षशिला के स्तूप की बात कर सकते हैं, विदिशा के स्तूप की बात कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्तूपों के बारे में यह पता चलता है कि अशोक ने इसका निर्माण करवाया। लेकिन एक बात और भी ध्यान देने की चीज है कि अशोक के काल में जो स्तूप निर्मित हुआ वो आज वैसे ही पूर्ण रूप में अभी मौजूद नहीं है। कई बार उसके नवनिर्माण हुए, कई बार उसका जीर्णोद्धार हुआ, तो वो आज अभी अपनी पूर्णता में मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि स्तूप के बारे में, विहार निर्माण के बारे में भी हम जो जानकारी दे सकते हैं वो उस खंडहर को देखकर ही हम जानकारी दे सकते हैं कि किस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, या स्तूप निर्माण की जो परंपरा थी उस परंपरा के तहत क्या अल्पेश शाक्य स्तूप का निर्माण होता था या महेश शाक्य स्तूप का निर्माण होता था, हीनयानी स्तूप था या महायानी स्तूप था, हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बहुत विस्तृत रूप में जानकारी नहीं दे सकते, इसलिए कि हमारे पास जो उपलब्ध है, एक तो सीमित साक्ष्य उपलब्ध है, और दूसरा जो भी स्तूप मिले उस स्तूप का जीर्णोद्धार होता रहा, पुनरुत्थान होता रहा, वो अपने पूर्व रूप में मौजूद आज के डेट में नहीं है। इसलिए जानकारी जो भी देते हैं हम क्या देते हैं, सीमित रूप में देते हैं। जो भी हमारे पास अन्य साक्ष्य अवेलेबल है, जैसे मान लिया जाए कि हम अशोककालीन स्तंभ को देखते हैं, अशोककालीन स्तंभ के नमूने, राजप्रसाद के अंतर्गत आने वाले स्तंभ के भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरा अशोक निर्मित स्वतंत्र स्तंभ के भी प्रमाण मिलते हैं। कुछ ऐसे स्तंभ के भी प्रमाण मिलते हैं जिसपे अशोक का
अभिलेख निर्गत किया हुआ है। अशोक ने अपने राज्यादेश को निर्गत किया स्तंभ लेख के जरिए। यह स्वतंत्र पाषाण स्तंभ आज भी उसी रूप में मौजूद है। अगर एक दो स्तंभ को छोड़ दें तो उस स्तंभ को देखकर हमें स्तंभ की कलात्मकता के बारे में, उसके निर्माण योजना के बारे में, शैलीगत विशेषता के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि स्तंभ जो था वो 30 फीट से लेकर 50 फीट तक ऊंचा था। यह स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। यह स्तंभ के मूल रूप से दो पार्ट हुआ करते थे। एक स्तंभ का मूल पार्ट जो पिलर के रूप में दिखाई देता है, राउंड शेप, नीचे से लेकर ऊपर तक जो पतला होता गया है, और स्तंभ के ऊपर का क्या कैपिटल पार्ट, शीर्ष भाग, जिसमें हम देखते क्या है, एक पाषाण वेदिका पर अबैकस पर पशु की मूर्ति बनी हुई है। ऐसे हम कई प्रकार के साक्ष्यों को देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त अशोक और दशरथ ने कई गुफाओं के निर्माण करवाए बराबर में नागार्जुनी पहाड़ी में। वैसे गुफाओं के प्रमाण आज भी अवेलेबल है। उनमें से एक आध गुफा ऐसा भी है जिसमें कुछ कलात्मकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे तमाम हमारे पास साक्ष्य है जो आधार के रूप में मौजूद है, जिसको देखकर हम मौर्यकालीन कला की विशेषताओं को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि मौर्यकालीन कला की क्या विशेषता थी, मौर्यन आर्ट की क्या विशेषता थी। ठीक है, ये तमाम जो मैंने चर्चा किया, राजप्रसाद की चर्चा मैंने की, या पाटलिपुत्रा नगर की मैंने चर्चा की, या फिर स्तूप और बिहार की चर्चा की, या फिर मैंने जो स्तंभ का जिक्र किया, या फिर हमने गुफा का जिक्र किया। इसके अलावा भी हम देखते क्या है कि स्तंभ के ऊपर की पशु मूर्तियों की आकृति, ऐसे तमाम एविडेंस को जब हम देखते हैं तो हम इसे देखकर क्या करते हैं, ओवरऑल फीचर निकालने की कोशिश करते हैं कि मौर्य आर्ट की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो विशेषता के बारे में हम प्रेजेंट करते हैं, ये सीमित रूप में है, अपने समग्र रूप में नहीं है, क्योंकि कई ऐसे एविडेंस हैं जो अपने मूल रूप में आज मौजूद नहीं है। कई ऐसे एविडेंस हैं जो खंडहर के रूप में मौजूद है। कई ऐसे एविडेंस हैं जिसके बारे में हमें सिर्फ लिटरेचर में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाता। तो जाहिर सी बात है कि इसी आधार पे हम क्या करते हैं कि मौर्य कला की विशेषताओं को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए मौर्य कला के बारे में जो अभी हमने आपसे चर्चा की कि मौर्य कला की जानकारी जो हमें मिलती है वो किन चीजों से मिलती है। जैसे आप अगर पढ़ते होंगे किताब में तो आप पढ़ते होंगे कि आर्यन ने मौर्य राजप्रसाद की तुलना एक बेतना और सूसा से की, या फिर कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि पटना जो पाटलिपुत्रा नगर था गंगा और सोन के संगम पर स्थित था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसका मतलब है कि पाटलिपुत्रा नगर के बारे में या राजप्रसाद के बारे में हमें जानकारी जिससे मिलती है वो क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की रचना इंडिका, आर्यन का विवरण है, स्ट्रेबो का विवरण है, या ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने 84,000 स्तूप के निर्माण करवाए, 84,000 बिहार के निर्माण करवाए। ये जानकारी कहां से मिलती है, तो हमें महावंश से मिलती है, जाहिर सी बात है। तो जब हम मौर्य आर्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो सर्वप्रथम जब हम भूमिका का निर्माण करेंगे तो हम उन स्रोतों की चर्चा संक्षिप्त रूप में करेंगे कि जिन स्रोतों के आधार पर हमें मौर्य कला के बारे में जानकारी मिलती है, और उन्हीं आर्टिस्टिक नमूने के आधार पर हम उसके फीचर्स की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे स्रोत के रूप में अगर हम चर्चा करें तो किसकी चर्चा कर सकते हैं, स्रोत के रूप में हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की, चर्चा करेंगे इंडिका की, चर्चा करेंगे किसकी, महावंश, दीपवंश महावंश का आपने नाम सुना होगा, जो ये जिक्र करता है कि अशोक ने ढेर सारे स्तूप और विहार के निर्माण करवाए। ठीक है, आर्यन का विवरण, स्ट्रेबो का विवरण। ठीक है, उसके बाद याद कीजिए चाइनीज यात्री फाहियान और हुएनसांग का विवरण, जो पाटलिपुत्रा के महल को देखकर, उसके खंडहर को देखकर कहता है कि शायद ही इसे मानव ने बनाया हो, इसे तो जिन्नातों ने बनाया होगा।
इसकी भी हम देखते क्या है, ये भी चर्चा करता है। इसके अलावा पुरातात्विक सामग्रियां, जिसमें आप क्या नगर और महल के ध्वंसावशेष की बात करते हैं, या फिर आप चर्चा किसका करते हैं, स्तूप की चर्चा करते हैं, स्तंभ की चर्चा करते हैं, गुफाओं की चर्चा करते हैं। यही तमाम सोर्सेज है जिससे हमें मौर्य आर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम भूमिका की जिक्र करेंगे तो चूंकि क्वेश्चन इतिहास का है, इसलिए हमें यह बताने की आवश्यकता पड़ती है कि हमें किस लिटरेचर से या पुरातात्विक सोर्सेज के रूप में हमारे सामने क्या है जिससे हमें मौर्य आर्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा स्रोत है जिसकी चर्चा हम इस प्रश्न को लिखने के क्रम में करेंगे, इसके आंसर को लिखने के क्रम में करेंगे। ठीक है, तब हम ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे, विशेषता की बात करेंगे। अब अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो एक विशेषता नंबर 1 पहला लिखिएगा, फर्स्ट, मौर्य आर्ट के संदर्भ में जो पहली विशेषता हमारे सामने आती है वो विशेषता क्या है, लिख लीजिएगा। मौर्य कला का स्तर हस्तशिल्प से हस्तशिल्प से एक प्रतिष्ठित कला के रूप में विकसित हुआ। मौर्य कला का स्तर हस्तशिल्प से एक प्रतिष्ठित कला के रूप में विकसित हुआ। कैसे कह सकते हैं कि मौर्य कला का स्तर हस्तशिल्प से एक प्रतिष्ठित कला के रूप में विकसित हुआ? आप याद कीजिए, अभी अभी मैं जस्ट बता रहा था, जब हम मौर्य कला के विविध रूप की चर्चा करेंगे तो हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्रा नगर की जब चर्चा होती है तो इतिहासकार इस बात की चर्चा करते हैं कि पाटलिपुत्रा नगर का जो फोर्टिफिकेशन था वह बांस, मिट्टी और काष्ठ परंपरा पर आधारित था। यानी फोर्टिफिकेशन, दुर्ग के निर्माण में, किलेबंदी में लकड़ी का इस्तेमाल, बांस का इस्तेमाल और मिट्टी का इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब मौर्य कला का स्तर क्या था? शुरुआती दौर में हस्तशिल्प पर आधारित हुआ करता था। दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखें, कुम्हरार से मौर्य राजप्रसाद के प्रमाण मिला। कहा जाता है कि कुम्हरार से प्राप्त जो 80 स्तंभ पे आधारित कक्ष है वही मौर्य राजप्रसाद है। इतिहासकार ये भी मानते हैं, चूंकि मौर्य राजप्रसाद से संबंधित जो इतिहासकार है, मौर्य कला से संबंधित जो इतिहासकार है, अस्पुनर महोदय, एन कुमार स्वामी या निहारंजन रे, इन लोगों का यह मानना है कि शुरुआती दौर में चंद्रगुप्त मौर्य के काल, जिस वक्त मौर्य डायनेस्टी अस्तित्व में आया, उस वक्त जो राजप्रसाद का निर्माण हुआ था वह मिट्टी और बांसों की परंपरा पर आधारित था, काष्ठ परंपरा पर आधारित था। यानी राजप्रसाद के निर्माण में मिट्टी का इस्तेमाल हुआ, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ और बांस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन वही बाद में अशोक के काल तक आते आते हम देखते क्या है कि राजप्रसाद के निर्माण में पाषाण का इस्तेमाल होने लगा। इसका मतलब है कि मौर्य आर्ट हस्तशिल्प से क्या हुआ, एक प्रतिष्ठित कला के रूप में स्थापित हुआ। कि भाई शुरुआती दौर में लकड़ी, मिट्टी और बांस का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बाद में हम देखते क्या है, पाषाण परंपरा पे आधारित कलात्मक नमूने उभर कर सामने आ गए। चाहे वो वास्तुकला से संबंधित हो, चाहे वो मूर्ति कला से संबंधित हो, हर जगह हम देखते क्या है, पाषाण का इस्तेमाल क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। और जिसके कारण आज भी वो नमूने कंटिन्यू देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि मौर्य कला का स्तर हस्तशिल्प से क्या हुआ, एक प्रतिष्ठित कला के रूप में विकसित हुआ। हम आप क्या कहते हैं, अखिल भारतीय कला के रूप में इसको देखते हैं। ये फर्स्ट फीचर की अगर हम चर्चा करेंगे तो हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, दूसरा लिखिएगा, सेकेंड फीचर को दीजिएगा, लिखिएगा मौर्य कला के अंतर्गत मौर्य
कला के अंतर्गत कास्ट, मिट्टी और कमोबेश ईंट की परंपरा का समापन। मौर्य कला के अंतर्गत कास्ट, मिट्टी और कमोबेश ईंट की परंपरा का समापन तथा पाषाण परंपरा के महत्व में बढ़ोतरी हुई, जिसने कला को अस्थायित्व प्रदान किया। जिसने कला को क्या किया? अस्थायित्व प्रदान किया। जो आपने पहला फीचर लिखा था, उस पहले फीचर्स की पुष्टि इस सेकेंड फीचर से हो जाती है कि भाई मौर्य कला के अंतर्गत कास्ट परंपरा, मिट्टी की परंपरा, कमोबेश सीमित रूप में ईंट की परंपरा का समापन हुआ और उसके स्थान पे क्या हुआ? पाषाण परंपरा के महत्व में बढ़ोतरी हुई। आर्टिस्टिक नमूनों के निर्माण में या राजप्रसाद के निर्माण में पाषाण का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो राजप्रसाद लकड़ी, बांस और मिट्टी का बना हुआ था, अशोक ने उसे क्या कर दिया? पाषाण युक्त करवा दिया। जाहिर सी बात है कि वो आर्ट क्या हो गया? ड्यूरेबल हो गया, उसे अस्थायित्व मिल गया। तो एक फीचर के रूप में हम ये देख सकते हैं कि मौर्य कला के अंतर्गत हम देखते क्या है कि बांस, मिट्टी और कास्ट परंपरा का समापन हुआ और उसके स्थान पे पाषाण के महत्व में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, जिसने कला को क्या दिया? अस्थायित्व प्रदान किया। यानी अब कला क्या हो गई? ड्यूरेबल हो गई। यही वजह है कि आज भी मौर्यकालीन कलात्मक नमूने हमारे सामने उपलब्ध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पाषाण परंपरा का डेवलपमेंट हुआ। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शुरुआती दौर में मौर्यकालीन राजप्रसाद लकड़ी, मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन बाद में अखमनी मतलब कि आर्ट का प्रभाव पड़ रहा था। चूंकि ईरानी आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ, तो हेलेनिस्टिक प्रभाव के कारण क्या हुआ? यहां का भी आर्ट क्या हुआ? प्रभावित हुआ। और उसी प्रभाव का परिणाम क्या था कि मौर्य राजप्रसाद में पाषाण स्तंभ आधारित राजप्रसाद के निर्माण शुरू हो गए। तो पाषाण के इस्तेमाल के कारण क्या हुआ? कला को अस्थायित्व मिला। कला क्या हो गई? ड्यूरेबल हो गई। ये दूसरे फीचर के रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 दीजिएगा। तीसरा लिखिएगा। तीसरा लिखिएगा, मौर्यकालीन कला पर सांस्कृतिक समन्वय के प्रवृत्ति के साथ साथ, सांस्कृतिक समन्वय की प्रवृत्ति के साथ साथ दरबारी दृष्टिकोण अथवा शासकीय रुचि एवं कुछ हद तक लोक रुचि का प्रभाव द्रष्टव्य है, देखा जा सकता है। यह भी एक फीचर के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। कैसे? तो मौर्यकालीन कला पर सांस्कृतिक समन्वय की प्रवृत्ति के साथ साथ दरबारी दृष्टिकोण अथवा शासकीय रुचि एवं कुछ हद तक लोक रुचि का प्रभाव भी क्या है? द्रष्टव्य है, देखा जा सकता है। कैसे कर सकते हैं?
सांस्कृतिक समन्वय की प्रवृत्ति कैसे दिखती? आप गौर करके देखिए कि भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ, भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ। अब ईरानी और यूनानी आक्रमण ने कहीं ना कहीं क्या किया? भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। उन विदेशियों ने भी हमसे कई चीजों को सीखा और हमने भी उनसे कुछ चीजों को सीखा। यानी हमारी भी संस्कृति प्रभावित हुई, उनकी भी संस्कृति प्रभावित हुई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी मूर्तियां मिली पाषाण की बनी या भवन के निर्माण में, राजप्रसाद के निर्माण में जिस पाषाण स्तंभ का इस्तेमाल हुआ, या अशोककालीन सेपरेट स्तंभ, स्वतंत्र स्तंभ जो देखने को मिलते हैं, सभी पर चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल देखने को मिलता है। मौर्य शासकों ने बराबर नागार्जुनी पहाड़ी में कई गुफाओं के निर्माण करवाए। तमाम गुफाएं कलात्मक नहीं है, यह मौर्यकालीन कला का लिमिटेशन है, कमजोर पक्ष है कि सभी की सभी गुफाएं जो है वो कलात्मक नहीं है, वर्गाकार गोलाकार कोठरी के शक्ल में है। लेकिन एक गुफा, लोमेश ऋषि गुफा को देखें तो कलात्मक है, क्योंकि उसके छत पर चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल हुआ, दरवाजे के मेहराब पर हाथी की सुंदर पंक्तियां उकेरी हुई हैं। तो ये जो चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल देखते हैं या स्तंभ आधारित राजप्रसाद को देखते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि अखमनी आर्ट से प्रभावित है, ईरानी आर्ट से प्रभावित है। इसका मतलब है कि ओवरऑल आर्ट विदेशी आर्ट की अनुकृति भले नहीं हो, लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रवृत्ति को हम नकार भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम आर्ट पे और भी इंपैक्ट को देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहां भारत में प्राचीन काल से ही प्रतीक पूजा का प्रचलन रहा है। प्रतीक पूजा का प्रचलन रहा, आप हड़प्पा सभ्यता में देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता मौर्य काल से बहुत पहले की सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता में भी आप देखते हैं क्रॉस के चिन्ह को, ताबीज को, या फिर स्वास्तिक के आकृति को पवित्र माना गया, यानी प्रतीक पूजा का प्रचलन है ना। वृषभ की धार्मिक महत्ता थी, हम लोग पढ़ते हैं वृषभ का अंकन मृद भांडों पे देखने को मिलता है, मुहरों पे देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में भी प्रतीक पूजा का प्रचलन था, प्रतीक की धार्मिक महत्ता थी, सिंबल की धार्मिक महत्ता थी। ऐसे प्रतीक टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियां मौर्यकालीन स्थलों से भी देखने को मिल जाती है, स्वास्तिक की आकृति देखने को मिल जाती है। या आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ के ऊपर वृषभ की आकृति बनी हुई है, देखने को मिल जाता है। जिसकी संबद्धता किस चीज से है तो हम देख सकते हैं ब्राह्मण धर्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त अगर हम चक्र की आकृति को देखते, जो महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का संदेश है, ठीक इसी प्रकार हम देख सकते हैं स्तूप स्थापत्य को देख सकते, जिसकी संबद्धता किससे है? बौद्ध धर्म से है। इसका मतलब है कि मौर्य आर्ट पे धर्म विशेष का प्रभाव तो ज्यादा है, इसके बावजूद कुछ देशी प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं, तो कुछ विदेशी प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती। बौद्ध धर्म के इंपैक्ट ज्यादा मिलते हैं, तो कुछ ब्राह्मण धर्म के इंपैक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो एक फीचर ओवरऑल ये जरूर बनता है कि मौर्यकालीन कला पर सांस्कृतिक समन्वय की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आपने लिखा है कि दरबारी दृष्टिकोण था शासकीय रुचि, और कुछ हद तक लोक रुचि का भी प्रभाव दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो मौर्य आर्ट के अधिकांश जो नमूने हैं उसमें दरबारी दृष्टिकोण की प्रधानता दिखती है, शासकीय रुचि की प्रधानता दिख जाती है। चूंकि दरबारी रुचि आधारित जितने कलात्मक नमूने देखने को मिलते हैं उतना लोक कला के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हम इसको नकार भी नहीं सकते। जहां एक और हम दरबारी आर्ट के अंतर्गत स्तूप को देखते हैं, गुफा को देखते हैं, स्तंभ को देखते हैं, जिस पर शासकीय रुचि का इंपैक्ट है, तो दूसरी ओर हम यक्ष यक्षिणी की मूर्ति को देखते हैं, मिट्टी के पशु मानव की आकृतियों को देखते हैं, जिस पर लोक रुचि का इंपैक्ट है। इसका मतलब है कि कला का एक बहुत बड़ा पार्ट अगर शासकीय रुचि से प्रभावित और प्रेरित है, तो कला का एक पार्ट लोक रुचि की भी अभिव्यक्ति है, इसको हम नकार नहीं सकते। ये भी एक क्या है, आपको फीचर्स के रूप में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली विशेषता नंबर 4 लीजिएगा।
चौथा फीचर क्या हो सकता है? नंबर 4 दीजिए। लिखिएगा मौर्य कला। एक अखिल भारतीय कला के रूप में अखिल भारतीय कला के रूप में विकसित हुई, जिस पर निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही तत्वों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एक फीचर यह भी बन सकता है, ठीक है, दोनों ही तत्वों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, नेक्स्ट फीचर दीजिएगा। क्या आपने लिखा था? मौर्य कला एक अखिल भारतीय कला के रूप में विकसित हुई जिसपे निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही तत्वों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। कैसे कर सकते हैं कि दोनों ही तत्वों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही तत्वों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, कैसे साबित किया जा सकता है? जैसे मैं एक चीज बताता हूं कि मौर्यकालीन कला का एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो अस्तूप भी है कि अशोक के बारे में कहा जाता है, अपने निगालिप सागर लेख में अशोक लिखता है कि उसने कनक मुनि स्तूप को द्विगुणित करवाया, यानी उसका जीर्णोद्धार करवाया। यानी वहां पहले से स्तूप बना हुआ था, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, अशोक ने उसे क्या किया? उसे रिपेयर करवा दिया। मतलब स्पष्ट है कि स्तूप निर्माण की प्रवृत्ति पहले से है। हम बौद्ध लिटरेचर महापरिनिर्वाण सूत्र को पढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों का उल्लेख हुआ है। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को लेकर 8 गणराज्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख हुआ है। यह जिक्र है कि ब्राह्मण द्रोण ने क्या किया कि 8 गणराज्य के पास उनके अस्थि अवशेष का बंटवारा किया, कुछ अपने पास रखा और उसी पवित्र धातु को भूमिस्थ करके उसके ऊपर क्या हुआ? एक बौद्ध स्मारक का निर्माण हुआ, जो क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। इसका मतलब महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत स्तूप निर्माण की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी। बाद में अशोक के काल में देखते क्या है? पुनः स्तूप निर्माण की प्रवृत्ति आगे बढ़ी। यानी यहां पे स्तूप निर्माण में निरंतरता के तत्व भी देखने को मिल रहे हैं। यह बिल्कुल मौलिक नहीं है, पहले से बन रहा था, अशोक ने भी उसका निर्माण करवाया। आगे के काल में अगर हम देखें, जब मौर्य साम्राज्य का समापन हुआ, मौर्यों का पतन हुआ और मौर्यों के पतन के बाद शुंग सत्ता स्थापित हुई, पुष्यमित्र शुंग की हम चर्चा करते हैं। यद्यपि वह ब्राह्मण धर्मावलंबी था, लेकिन उसने लोक रुचि का ख्याल रखा और उसके काल में भी कुछ स्तूप बने, जीर्णोद्धार हुए। आप सांची के स्तूप की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि उसके बाद भी स्तूप निर्माण की प्रवृत्ति थी। आगे सातवाहनों के काल में, कुषाणों के काल में बड़े बड़े स्तूपों के निर्माण शुरू हो गए, महायानी स्तूपों के निर्माण शुरू हो गए। रंग रोगन अलंकरण की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई। मटेरियल के क्षेत्र में भी अगर देखें तो रॉ मटेरियल के मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो स्तूप निर्माण की प्रवृत्ति पहले भी थी, अशोक के काल में भी देखने को मिलता है, बाद में भी क्या देखने को मिलता है? कंटिन्यूटी देखने को मिलता है। तो मौर्य कला के ऐसे कई रूप हैं जो पहले थे, अशोक के काल में, मौर्य काल में देखने को मिलते हैं और बाद में भी निरंतरता के रूप में उसकी कंटिन्यूटी ऐतिहासिक काल में देखने को मिलती है। कुछ परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे स्तंभ निर्माण की प्रवृत्ति हम पहले नहीं देखते, सेपरेट स्तंभ। जिस प्रकार अशोक ने पाषाण के स्तंभ का निर्माण करवाया, यद्यपि भारतीय पिलर निर्माण तकनीक से वाकिफ थे, हड़प्पा सभ्यता में पिलर के प्रमाण पर्याप्त रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन पाषाण स्तंभ, स्वतंत्र पाषाण स्तंभ, एक आसमीय स्तंभ, यह बिल्कुल क्या है?
एक बिल्कुल नवीन प्रवृत्ति के रूप में, नवीन आर्टिस्टिक नमूना के रूप में आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि मौर्य कला एक अखिल भारतीय कला के रूप में विकसित हुई, जो कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार अखिल भारतीय स्तर तक था। मौर्यकालीन मृद मूर्तियों के नमूने अगर आप देखें तो गाजीपुर से भी मिलता है, तक्षशिला से भी मिलता है, कौशाम्बी से भी मिलता है, अहिछत्र से भी मिलता है, पाटलिपुत्रा से मिलता है, हर एक क्षेत्र से मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि मौर्य कला का रूप क्या है? बिल्कुल अखिल भारतीय, जिस पर हम देखते क्या है, निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही तत्व क्या हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। इस आधार पर भी हम विशेषता की बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दीजिएगा। अगला लिखिएगा पांचवा विशेषता, मौर्य कला के अंतर्गत पाषाण की घिसाई पिटाई की उच्च तकनीक, लिख लीजिएगा, पाषाण की घिसाई पिटाई की उच्च तकनीक, एकाश्मीय पाषाण स्तंभ, एकाश्मीय पाषाण स्तंभ को शीर्षयुक्त पाषाण पीठिका से जोड़ने की, शीर्षयुक्त पाषाण पीठिका से जोड़ने की उन्नत तकनीक, लिख लीजिएगा, पहले फिर बताता हूं, उन्नत तकनीक तथा पाषाण को पॉलिश करने की उन्नत तकनीक, पाषाण को पॉलिश करने की उन्नत तकनीक मौर्य कला की अहम विशेषता है, मौर्य कला की अहम विशेषता है। बिल्कुल सामान्य फीचर नहीं, आप देख सकते हैं। मौर्य कला के अंतर्गत पाषाण की घिसाई पिटाई की उच्च तकनीक, आपको पता होगा कि अशोक ने जिन स्तंभों के निर्माण करवाए, जो सारनाथ से मिलता है, सांची से मिलता है, बखीरा से मिलता है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज, रामपुरबा से मिलता है, ये सारे के सारे स्तंभ क्या है? एकाश्मीय स्तंभ है। एकाश्मीय स्तंभ कहने का मतलब हुआ एक पाषाण खंड के बने हुए स्तंभ, जो नीचे से ऊपर तक एक ही पाषाण खंड का बना हुआ है। स्तंभ का मूल भाग बिल्कुल आप राउंड शेप देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर पतला होता चला गया, जिसको हम यष्टि कहते हैं या लाट कहते हैं। यह 30 से 50 फीट तक ऊंचा है, एक ही पाषाण खंड का बना हुआ है। इसका मतलब है कि मौर्य कला के अंतर्गत यह उन्नत तकनीक विकसित हो चुकी थी। पाषाण की घिसाई पिटाई किस रूप में किया जाए, किस रूप में एकाश्मीय स्तंभ का निर्माण हो। दूसरी बात, आप देखेंगे कि अशोक का जो स्तंभ है, स्तंभ के शीर्ष पार्ट पे जहां यष्टि समाप्त होता है, उसके ऊपर एक पाषाण पीठिका है। आप अक्सर शब्द किताब पढ़ते होंगे तो आबांग मुखी कमल देखने को मिलता होगा, यानी यष्टि के ऊपर पाषाण का एक प्लेट रखा हुआ है और उस प्लेट के ऊपर क्या है? पशु की मूर्ति बनी हुई है। प्लेट और मूर्ति एक ही पाषाण खंड का बना हुआ है और यष्टि के साथ उसको तांबे की कड़ी से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्थरों की घिसाई पिटाई की उत्तम उन्नत तकनीक, ठीक है।
यष्टि और पाषाण पीठिका को जोड़ने की उन्नत अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग और स्तंभ के ऊपर चमकदार पॉलिश की तकनीक, यह मौर्य कला की क्या है, एक अहम विशेषता है। इसी आधार पे आप कहते क्या है कि ये कलाकृति किस काल का है, तो मौर्य काल का है आप कह सकते हैं। तो ये मौर्यकालीन कला की क्या है, एक मुख्य विशेषता है। आप सोच सकते हैं उस वक्त जिस वक्त मौर्य काल रहा होगा, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से एक आसमीय स्तंभ का निर्माण होना, उसे स्थान विशेष पर लाके लगवाना, उसके कैपिटल पे, शीर्ष पे एक प्लेट के ऊपर पशु की आकृति को उस स्तंभ के साथ जोड़ना, जिसका वजन काफी होगा, यह आसान काम नहीं रहा होगा। यह उन्नत इंजीनियरिंग का क्या है, बेहतर नमूना पेश किया जा रहा है इस आर्ट के तहत। आप इसे एक फीचर्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला नंबर 6 दीजिएगा। ये आपने जो भी फीचर दिया, जो भी आपने विशेषता लिखी 1 2 3 4 5, इन विशेषताओं को कहने का हमारे पास आधार क्या है, हम किस आधार पे इन विशेषताओं को इंडिकेट कर रहे थे। तब लास्ट में नंबर 6 में दीजिएगा, मौर्य कला की लास्ट विशेषता में लिखिएगा क्या, कि मौर्य कला के अंतर्गत, मौर्य कला के अंतर्गत कला के दो रूपों के दर्शन होते हैं। कौन, दरबारी कला या इसी को आप शासकीय कला कह सकते हैं, और दूसरा लोक कला। ठीक है, अब दरबारी कला में हम उन आर्टिस्टिक नमूनों का जिक्र करेंगे जो शासकीय संरक्षण में जिसका निर्माण हुआ हो। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, नगर, राजप्रसाद, स्तूप और विहार, गुफाएं एवं स्तंभ। ठीक है, दूसरा लोक कला। लोक कला के अंतर्गत वो तमाम कलाकृतियां हैं जो लोक रुचि के अनुकूल है, यानी आम जनमानस के द्वारा निर्मित, उनके अंतर्गत रहने वाले कलाकारों के द्वारा निर्मित आर्टिस्टिक नमूने। तो लोक कला के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, पाषाण मूर्तियां और मृद मूर्तियां, यानी पाषाण की मूर्तियों को देखेंगे और मिट्टी की मूर्तियों को देखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ हम चर्चा कर देंगे, क्योंकि आप इसी एग्जाम्पल के आधार पे इन तमाम फीचर्स को आपने भूमिका के रूप में प्रेजेंट किया था। अगर पूछता है विशेषता, तो 1 2 3 4 और 5 इंक्लूड थोड़ा सा सोर्सेज के साथ जोड़कर आप उसको प्रेजेंट करते हैं। एक पैराग्राफ में भी आपका बेहतर नमूना मतलब की भूमिका तैयार होता है, जिसमें आपने उन तमाम विशेषताओं का वर्णन किया जो ओवरऑल मौर्यकालीन विशेषता के रूप में देखने को मिलते हैं। और तब जब मौर्य कला के अंतर्गत दो रूपों के दर्शन होते हैं, तो हम उस कला की शैलीगत विशेषता को प्रेजेंट करने के लिए हर एग्जाम्पल को हम प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जिक्र किसकी करेंगे, दरबारी आर्ट की करेंगे और लोक कला की करेंगे। यहां बिल्कुल स्पष्ट हो गया, दरबारी कला के अंतर्गत वो आर्टिस्टिक नमूने आते हैं जिसके डेवलपमेंट में शासकीय रुचि की प्रधानता रही है, जिसका निर्माण शासकीय संरक्षण में हुआ है, और लोक कला जिसके निर्माण में आम लोगों ने भूमिका निभाई है, लोक कला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब आप थोड़ा समझ भी लीजिएगा, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बारे में छोटा मतलब कम कम में चर्चा करना है, कुछ ज्यादा में चर्चा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने दरबारी आर्ट के अंतर्गत जो आपने पहला मुद्दा दिया था, यह पहला मुद्दा क्या था, नगर और क्या, राजप्रसाद। अब नगर और राजप्रसाद में हम किन चीजों की चर्चा करेंगे, मैंने पहले ही बात किया था कि नगर के बारे में जिक्र कौन करता है, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करता है कि गंगा और सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र नगर
सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था। एरियन किलेबंद नगर की चर्चा करता है जिसके निर्माण में पाषाण और मिट्टी की परंपरा का इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब है कि तमाम ये लिटरेचर नगर निर्माण जब योजना की बात करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि नगर के निर्माण में काष्ठ परंपरा, मिट्टी की परंपरा और की बांसों की परंपरा का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। रही बात राजप्रसाद की, तो राजप्रसाद की भव्यता का वर्णन फायान भी करता है, हुएनसोंग भी करता है। आधुनिक इतिहासकार के रूप में अगर देखें तो स्पूनर और निहार रंजन रे ये भी मौर्यकालीन राजप्रसाद की चर्चा करते हैं। तब इसमें बताने की कोशिश करेंगे कि कुम्हरार से प्राप्त 80 स्तंभ पर आधारित भवन को राजप्रसाद करार दिया गया है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मिट्टी, बांस और लकड़ी के द्वारा हुआ था, जिसे पाषाण युक्त करवाया किसने? अशोक ने। बात खत्म हो गई। जाहिर सी बात है आज हमारे पास वो राजप्रसाद पूर्णता के साथ नहीं है कि हम इसके शैलीगत विशेषताओं को बारीकी से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि राजप्रसाद के खंडहर के प्रमाण कहां से मिले? कुम्हरार से मिले। कुम्हरार से प्राप्त 80 स्तंभों पर आधारित कक्ष को राजप्रसाद कहा गया है, जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह काष्ठ, मिट्टी और बांस की परंपरा पर आधारित था। अशोक ने इसे पाषाण युक्त करवा दिया। साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि स्तंभ के निर्माण में पाषाण का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फर्श और छत के निर्माण में किसका इस्तेमाल हुआ? लकड़ी का इस्तेमाल हुआ और थोड़ी बहुत ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, जिसके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बात तो हो गया, नगर और राजप्रसाद की चर्चा करेंगे तो हम इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। मैं इस पे आपको नोट्स दूंगा, आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, पहले समझ लीजिए। दूसरी बात, अब नगर और राजप्रसाद के बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? स्तूप की चर्चा करते हैं। स्तूप के साथ ही बिहार को भी ऐड कर दीजिएगा, चूंकि ये बिहार का कोई खास बना बनाया पैटर्न देखने को इस काल में मिलता नहीं है, सिर्फ चर्चाएं हैं। अब स्तूप की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दिया कि स्तूप निर्माण की परंपरा जो विकसित हुई यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसको पहले पाली भाषा में थूब कहा गया, यही संस्कृत भाषा में क्या कहलाया? स्तूप कहलाया। शुरुआती दौर में जो स्तूप का निर्माण हुआ, मैंने अभी अभी आपको बताया कि महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत पवित्र धातु को लेकर गणराज्यों के बीच संघर्ष हुए। ब्राह्मण द्रोण ने क्या किया? मध्यस्थता की और पवित्र धातु का बंटवारा किया। उसी पवित्र धातु को भूमिस्थ करके उसके ऊपर एक स्मारक का निर्माण हुआ जो उल्टे कटोरे के आकार का होता है। उसे क्या कहा गया? स्तूप कहा गया। और इस स्तूप का निर्माण महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत प्रारंभ हो गया था। बाद में अशोक के काल में भी स्तूप बनने लगे। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि शुरुआती दौर में जो स्तूप बने थे पवित्र धातु, महात्मा बुद्ध की पवित्र धातु के ऊपर स्तूप बने थे। ऐसे स्तूप को हम क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूप कहते हैं। यानी महात्मा बुद्ध के पवित्र धातु के ऊपर बना हुआ स्तूप क्या कहलाएगा? शारीरिक स्तूप कहलाएगा। लेकिन बाद के दौर में महात्मा बुद्ध का पवित्र अस्थि अवशेष अगर नहीं होगा तब फिर स्तूप कैसे बनेगा? तब हम देखते क्या है कि जस्ट इसके बाद के दौर में जो स्तूप बने वो पारभौगिक स्तूप कहलाते हैं। पारभौगिक स्तूप क्यों कहलाते हैं? महात्मा बुद्ध के द्वारा या महान बौद्ध आचार्य के द्वारा इस्तेमाल में लाई गई सामग्री को पवित्र मानकर अगर उसके ऊपर स्तूप का निर्माण हो तो क्या कहेंगे? पारभौगिक स्तूप कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। और भी स्तूप के प्रकार है, आप आगे देखेंगे, लेकिन अभी जरूरत हमको उसकी नहीं है। दूसरी बात, शुरुआती दौर में जो स्तूप बने वो आकार में छोटे थे, अलंकरण की प्रवृत्ति काफी कम थी, नहीं के बराबर। मौर्यकालीन स्तूप में भी अलंकरण की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। बाद में हम देखते हैं शुंग काल से अलंकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई। तो शुरुआती दौर में स्तूप क्या थे? आकार में छोटे थे। बाद के दौर में देखते हैं सातवाहनों के काल में, कुषाणों के काल में स्तूप के आकार बड़े होते चले गए। इस आकार के आधार पर स्तूप के दो प्रकार होते हैं। अगर स्तूप छोटे आकार का है तो अल्पशाख्य स्तूप कहलाएगा। अगर स्तूप आकार में बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? महेशाख्य स्तूप कहलाएगा। इसका मतलब है कि मौर्य काल में जो स्तूप बने होंगे वो कैसे होंगे? महेशाख्य स्तूप तो नहीं होंगे, अल्पशाख्य स्तूप होंगे, छोटे आकार के होंगे। अशोक के काल में जो स्तूप बने होंगे वो कैसे होंगे? या तो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को निकलवा के उसके ऊपर स्तूप बनाया गया होगा, या महात्मा बुद्ध के द्वारा इस्तेमाल में लाई गई सामग्री को पवित्र मानकर स्तूप बनाया गया होगा।
तो स्तूप जब भी बने होंगे तो शारीरिक और पारभौगिक बने होंगे। कंफर्म है? ठीक है। महायान का डेवलपमेंट हुआ 1st सेंचुरी एडी में, कुषाण काल में। जब महायान का आगमन होगा और स्तूप बनेगा, तब महायानी स्तूप का निर्माण होगा। लेकिन अभी तक महायान का आगमन ही नहीं हुआ। इसका मतलब जो भी स्तूप बनेंगे वो कैसे स्तूप होंगे? हीनयानी स्तूप होंगे। बात स्पष्ट हो गई? तो हम सामान्य तौर पे जानते हैं कि जब स्तूप का निर्माण होता था, एक अपराइज फ्लोर पे स्तूप का निर्माण होता था, जिसको मेधी कहा जाता था। यानी ऊंचे चबूतरे पे स्तूप का निर्माण होगा, अपराइज फ्लोर पे स्तूप का निर्माण होगा। ये क्या कहलाएगा? मेधी कहलाएगा। इसी के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति जो है, यही मूल भाग है जो क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है, अंड कहलाता है। आई बात समझ? तो शुरुआती दौर का जो स्तूप हुआ करता था, यह छोटे आकार का होता था, कोई अलंकरण की प्रवृत्ति नहीं थी, कोई प्रवेश द्वार नहीं था, कोई चारदीवारी नहीं थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूं, यानी महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत की बात कर रहा हूं, मरणोपरांत के बाद जो स्तूप बना उसके बारे में। लेकिन अशोक के काल तक आते आते अशोक सम्राट हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, बौद्ध धर्म को समर्थन दिया, संरक्षण दिया, बौद्ध विहारों के, बौद्ध स्तूप के विकास में योगदान दिया। जाहिर सी बात है, स्तूप निर्माण की परंपरा में क्या आया? परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? तब हम देखते हैं कि अशोक के काल में जो स्तूप बने, वो स्तूप कैसे थे? अगर टर्म के हिसाब से हम लिखे तो अल्पशाख्य स्तूप थे, छोटे आकार के थे। दूसरा, अगर टर्म के हिसाब से लिखे तो शारीरिक स्तूप थे और पारभौगिक स्तूप के रूप में बने होंगे। तीसरी बात, स्तूप निर्माण में कमोबेश पाषाण, मिट्टी और ईंट का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। इस स्तूप के चारों ओर अपवित्र वातावरण से स्तूप को सुरक्षित करने के लिए पहले कोई तकनीक विकसित नहीं था। खुले मैदान में स्तूप होते थे। अशोक ने क्या किया? लकड़ी के चारदीवारी का निर्माण करवाया। लकड़ी के चारदीवारी का निर्माण करवाया, बिल्कुल एकदम सामान्य टर्म में मैं बता रहा हूं। इसी को क्या कहा गया? वेदिका कहा गया। यानी लकड़ी के वेदिका का निर्माण प्रारंभ हुआ किसके काल में? मौर्यों के काल में, अशोक के काल में शुरू हुआ। ठीक है। जब चारदीवारी बनने लगा, लकड़ी के चारदीवारी बने तो उसके अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे भी बनेंगे। इसका मतलब लकड़ी का तोरण द्वार भी बनना क्या हो गया? शुरू हो गया। मतलब स्पष्ट है कि अशोक ने ढेर सारे स्तूप बनवाए। हमें याद रखना है कौन स्तूप? सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, तक्षशिला का स्तूप, राजगीर का स्तूप। ठीक है। ये तमाम स्तूपों के निर्माण के श्रेय अशोक के जाते हैं। और अशोक के काल में स्तूप निर्माण परंपरा के तहत दो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एक तो हमें काष्ठ वेदिका का निर्माण देखने को मिलता है और दूसरा लकड़ी के तोरण द्वार बनने शुरू हो गए। हम इसकी चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि जब हम स्तूप की चर्चा करेंगे तो हम स्तूप, अशोक द्वारा निर्मित स्तूप की बात करेंगे। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप की बात करेंगे। दूसरा, रॉ मटेरियल की बात करेंगे। और तीसरा, वेदिका और तोरण द्वार जो लकड़ी के बने हुए थे, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। और ये बताएंगे कि इस दौर तक जो स्तूप बन रहा था वो हीनयानी स्तूप था, अल्पशाख्य स्तूप था, जिसमें अलंकरण की प्रवृत्ति क्या थी? नहीं थी। सादे स्तूप के निर्माण होते थे। बस इतना ही चर्चा करना है। किसके बारे में? स्तूप के बारे में। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, समझ लीजिएगा। अब स्तूप के बाद अगर हम बात करेंगे मौर्यकालीन नमूने के रूप में, तो हम किसकी बात करेंगे? गुफाओं की बात करेंगे। मौर्यकालीन गुफाएं भी आर्टिस्टिक नमूने हैं। मौर्यकालीन गुफाएं जो गया के बराबर पहाड़ी में या आपका नागार्जुनी पहाड़ी में देखने को मिलता है। याद होगा किसने बनवाया? या तो अशोक ने बनवाया या अशोक का पौत्र किसने? दशरथ ने बनवाया। नहीं, कुछ गुफाओं के नाम भी लिखेंगे, जैसे गोपी गुफा की चर्चा कर सकते हैं, बापी गुफा की चर्चा कर सकते हैं, खतालिक गुफा की चर्चा कर सकते हैं, विश्व झोपड़ी गुफा की चर्चा कर सकते हैं,
लोमेश ऋषि गुफा की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ गुफाओं की हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इन तमाम गुफाओं का निर्माण कर मौर्य शासकों ने किसे दान में दिया? आजीवकों को दान में दे दिया, आजीवकों को दान में दिया। जबकि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी है लेकिन आजीवकों को दान में दे रहा है, इसका मतलब क्या है? अन्य धर्म के प्रति वह क्या है? सहिष्णु है। ये गुफाएं क्या है? कलात्मक नमूने। कैसे बनाया गया? पहाड़ी में गोलाकार वर्गाकार कोठरी के शकल में कुछ कोठरियों के निर्माण किए गए और उसे आजीवकों को रहने के लिए दे दिया गया। ठीक है, यह मौर्य कला का कमजोर पक्ष है। कैसे? चूंकि जो गुफाएं हैं वो आर्टिस्टिक नहीं है, जस्ट गोलाकार वर्गाकार कोठरी के शकल में काटा गया, वो कलात्मकता उसमें नहीं दिखाई देती। लेकिन एक अपवाद है, कौन? लोमेश ऋषि गुफा, जो कलात्मक है। कैसे कहेंगे कि लोमेश ऋषि गुफा कलात्मक है? तब आप बताएंगे कि लोमेश ऋषि गुफा के छत पर चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल और लोमेश ऋषि गुफा के दरवाजे के मेहराब पर हाथी की सुंदर पंक्तियां उकेरी गई। ये क्या है? आर्टिस्टिक नमूना है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तब क्या बचता है? अब आपका बचता है, तब आप प्रेजेंट करेंगे स्तंभ के बारे में। स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे तो आपने तो सोर्सेज के बारे में पहले ही आप जिक्र कर देंगे तो दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाहियान भी अशोक के स्तंभ की चर्चा करता है, हुएनसांग अशोक स्तंभ को देखा था, चर्चा करता है। बेसेंट स्मिथ कई स्तंभ के बारे में जिक्र करते हैं कि भाई इन तमाम स्तंभ को हम मौर्यकालीन स्तंभ करार कर सकते हैं, दे सकते हैं। काफी संख्या में अशोक ने स्तंभ के निर्माण करवाए। अब जब स्तंभ की चर्चा करेंगे तो हम कुछ एग्जाम्पल को सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन से स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया। सारा का तो नाम नहीं, 4-5 का नाम प्रेजेंट कर देंगे। सांची के बारे में लिखेंगे, सारनाथ के बारे में लिखेंगे, शंकिसा के बारे में लिखेंगे। आपके बिहार में लौरिया नंदन, लौरिया आर्यराज, रामपुरवा स्तंभ की बात कर सकते हैं, वैशाली स्तंभ की बात कर सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, तब क्या बताएंगे? जो स्तंभ है, यह स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी चर्चा करें। स्तंभ कैसे है? स्तंभ एकाश्मीय है, एक पाषाण खंड का बना हुआ स्तंभ है। ठीक है, तब चर्चा करेंगे स्तंभ का आकार क्या है। आकार गोलाकार है और ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः क्या होता गया है? पतला होता गया है। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। तब चर्चा करेंगे स्तंभ जो है, स्तंभ के 2 पार्ट होते हैं, एक स्तंभ का मूल भाग और दूसरा स्तंभ का शीर्ष भाग। मूल भाग को क्या कहते हैं? इसी को लाट कहते हैं, इसी को यष्टि कहते हैं। जो मुख्य राउंड पार्ट है उसको क्या कहेंगे? लाट या यष्टि कहेंगे। और शीर्ष भाग मैंने बताया था अभी कि स्तंभ जो 30 से 50 फीट ऊंचा है, गोलाकार है, नीचे से ऊपर की ओर पतला होता गया, उसके ऊपर में पाषाण वेदिका है, पाषाण का एक फलक है, चौकी है और उसके ऊपर पशु की मूर्ति है। वो क्या कहलाता है? शीर्ष भाग कहलाता है। पाषाण का प्लेट यानी वेदिका और मूर्ति एक पाषाण खंड का बना हुआ है, जिसको स्तंभ के साथ लोहे के तांबे के मतलब कि कड़ी से जकड़ दिया गया है। तो ये स्तंभ का मेन पार्ट है। अब हमें इसके कलात्मकता के बारे में प्रेजेंट करना है, तो इसकी कलात्मकता क्या है तब आप बताएंगे क्या? एक चर्चा करेंगे कि स्तंभ पर चमकदार पॉलिश, यह स्तंभ की शैलीगत विशेषता के अंतर्गत आएगा, चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल हुआ। और दूसरा, स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृतियों का क्या है? मूर्तन है, यानी शीर्ष पर पशु की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो दरबारी मूर्ति कला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कैसे कर सकते हैं? याद कीजिए, शंकिसा स्तंभ के ऊपर गज शीर्ष, याद कीजिए कि शंकिसा स्तंभ है, शंकिसा स्तंभ के ऊपर
गज शीर्ष, गज शीर्ष कहने का मतलब हाथी की मूर्ति बनी हुई है। रामपूर्वा स्तंभ के ऊपर क्या, वृषभ शीर्ष, बैल की आकृति बनी हुई है। इसके बाद देखिएगा बखीरा स्तंभ, यहां पे सिंह शीर्ष बना हुआ है। और याद कीजिए सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ पे क्या है, 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए, और यहां पे एक चक्र की आकृति भी है जो अशोक के चक्रवर्ती शासक के आदर्श को चरितार्थ करता है। स्तंभ विश्व शांति का द्योतक है। तो ऐसे स्तंभ के शीर्ष पर जो पाषाण की मूर्तियां बनी हुई है, उन मूर्तियों का ओज, उसकी सजीवता, उसकी गतिशीलता, उसकी मांसलता, ये तमाम क्या है, उसे जीवंत रूप में स्थापित कर देता है, जो कला का क्या है, बेजोड़ नमूना है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम क्या है, दरबारी आर्ट के अंतर्गत आने वाला राजप्रसाद, नगर, स्तूप। दैन चर्चा करेंगे किसका, गुफा की चर्चा करेंगे। दैन चर्चा किसकी करेंगे, स्तंभ की चर्चा करें, सॉरी ये क्या कहता है, हाँ स्तंभ की चर्चा करेंगे। और तब लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, लोक कला की बात करेंगे। जब लोक कला की बात करेंगे तो याद कीजिएगा, पहले ही मैं बताया, आम जनमानस के रुचि के अनुकूल कला का डेवलपमेंट, जिसके निर्माण में आम जनमानस की भूमिका हो, लोक कला के अंतर्गत आता है। लोक कला के अंतर्गत हम देखते क्या है, पाषाण मूर्तियों को देखते हैं और मृद मूर्तियों को देखते हैं। ठीक है, पाषाण मूर्तियों का सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है, यक्ष, यक्षिणी, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का प्रमाण मिलता है, या जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिलती हैं। अगर हम मिट्टी की मूर्तियों को देखें तो मृद मूर्तियों का सब्जेक्ट मैटर क्या है, मानव, पशु, प्रतीक, कुछ सिंबल की आकृतियां मिल जाती हैं, कंफर्म है। अब कहां से मिलता है, याद कीजिए, आप इसको प्रेजेंट करेंगे अगर यक्ष की मूर्ति, एकदम कॉमन रूप से याद कीजिएगा, पटना, दीदारगंज, याद है, यक्ष की मूर्ति विदिशा, बेसनगर। यक्षी की मूर्ति कहां, मथुरा के पास परखम, यक्षिणी की मूर्ति। जैन तीर्थंकर की मूर्ति कहां, लोहानीपुर, मिल रहा है। ठीक है, हम एग्जाम्पल देकर यहां पे प्रेजेंट करेंगे, और तब शैलीगत विशेषता को जब लिखेंगे तो बताएंगे कि यक्ष की प्रतिमा और यक्षिणी की अगर प्रतिमा है तो उसके निर्माण में किन चीजों का ख्याल रखा गया। मान लिया अगर यक्ष की मूर्ति है, कुंडल पहने हुए, धोती पहने हुए, भारतीय परिवेश में, भारतीय वेशभूषा में प्रेजेंट करने की कोशिश है। यक्षिणी की मूर्ति हाथ में चमर लिए हुए, पारदर्शक वस्त्र के साथ, और जो शरीर का जो नियोजन है उसमें भारतीयता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, आप प्रेजेंट करेंगे। दूसरी ओर अगर हम लोहानीपुर के जैन तीर्थंकर की मूर्ति को देखें तो यह कायत्सर्ग मुद्रा वाली मूर्ति है, सर्वहीन, जिसमें हाथ नहीं है, सिर्फ धड़ का पार्ट है। तो कायोत्सर्ग मुद्रा वाली जैन तीर्थंकर की मूर्ति का प्रमाण कहां से, लोहानीपुर से। ठीक उसी प्रकार जो मिट्टी की मूर्तियां हैं ये कहां से मिल रही है, तो हम यहां के साइट को लिखेंगे, कहां से, तक्षशिला की बात करेंगे, गाजीपुर की बात करेंगे, है ना, आप कौशांबी की बात कर सकते हैं, अही छत्र की बात कर सकते हैं, पाटलिपुत्र की बात कर सकते हैं, पाटलिपुत्रा में कुम्हरार की बात करेंगे, लोहानीपुर की बात करेंगे, बुलंदीबाग की बात करेंगे, गोलकपुर की बात कर सकते हैं, मछुआ टोली की बात कर सकते हैं। ऐसे तमाम जगहों से मिट्टी की बनी हुई मानव की, पशु की और कुछ प्रतीक की आकृतियां मिली है, जो कला का क्या है, बेजोड़ उदाहरण है। और अगर इसके अंतर्गत लोक कला के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे मृदभांड की, तो याद कीजिएगा मौर्य काल में 2 प्रकार के मृदभांड का, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल ज्यादा होता था। एक NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पॉलिश वाला मृदभांड, और दूसरा ब्लैक एंड रेड वेयर,
लाल और काला मृदभन, काला मिट्टी का बर्तन, लाल मिट्टी का बर्तन जो पहले से चल रहा था, यहां भी देखने को मिलता है। ये तमाम क्या है, लोक कला के हमारे पास एग्जाम्पल है। तो जब आप पूरे फीचर्स को प्रेजेंट करेंगे तो उस फीचर को प्रेजेंट करने के लिए आपने किस आधार का इस्तेमाल किया था, तो ये तमाम कलाकृतियां थी। तो हम लास्ट में इन तमाम कलाकृतियों का वर्गीकरण कर देंगे दरबारी और लोक कला के रूप में, और तब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम प्रेजेंट कर देंगे एग्जाम्पल के साथ कि राजप्रसाद है तो कैसा है, स्तूप का निर्माण हुआ तो किस प्रकार के स्तूप का निर्माण हुआ, गुफाएं बनी तो किसे दान के रूप में दी गई, गुफाओं में कलात्मकता किस रूप में मौजूद है, स्तंभ की बात करेंगे, स्तंभ निर्माण योजना की बात करेंगे, स्तंभ के मूल पाठ की बात करेंगे, स्तंभ के रॉ मटेरियल की बात करेंगे, स्तंभ के प्रमाण कहां से मिले वो बात करेंगे, और स्तंभ का पशु शीर्ष जो कला का बेजोड़ नमूना है उसके बारे में प्रेजेंट करेंगे। एंड देन लोक कला के अंतर्गत आने वाले पाषाण प्रतिमा की बात करेंगे और मृद मूर्तियों की बात करेंगे, दोनों के एग्जाम्पल को देंगे। तो आपके सामने है, कल अगर मौका मिला तो मैं 10 मिनट में एक बार रिपीट करूंगा, चूंकि अभी मॉर्ज आर्ट एक क्लास और लगेगा, चूंकि मैंने आज फीचर्स बताया और मॉर्ज कला के विविध रूप को आपको मैंने समझाया है। लेकिन मौर्ज कला का नेचर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या मौर्ज कला विदेशी कला की अनुकृति है, तो कल हम लोग देखते हैं किस वक्त टाइम मिलता है। तो कल मैं पूरे इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा और तब मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा ताकि आप लिख सकें। ठीक है, थैंक यू। और अभी थोड़ी देर में हो सकता है कहीं पॉलिटी का क्लास हो, 5 मिनट में बताता हूं।